नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी इस समय हमारे इस चैनल पर विश्व के महाद्वीपीय भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने अभी एशिया महाद्वीप के कुछ फैक्ट्स को कवर किया है 2-3 वीडियो में, जिसमें हमने एशिया की प्रमुख बातों को पढ़ा है, प्रमुख तथ्यों को। साथ ही साथ एशिया में जो है जो भी जल संधियाँ हैं, जो भी नदियाँ हैं, जो भी झीलें हैं आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब हम वही सारी चीज़ें यूरोप के संदर्भ में पढ़ेंगे। यूरोप में कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी जल संधियाँ हैं, कौन से वहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में आज। ठीक है, एशिया के बाद अब हम यूरोप पर पहुँचे हैं, तो देखते हैं यूरोप। देखिए दोस्तों, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है किसको? यूरोप को। और यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यहाँ पर दिया गया है 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व के भू क्षेत्र का कितना परसेंट है? 6.7% भी पूरे विश्व के भू क्षेत्र का है यूरोप महाद्वीप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर आदि अलग करते हैं। ठीक है, तो ये सीमा रेखा बनाते हैं, आप कह सकते हैं। यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत है। इसको अभी हम जब नेचुरल वाले मैप में देखेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। देख लेते हैं एक बार यहीं से। एशिया के साथ वाला मैप यहाँ नहीं है, ये देखिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि यूराल माउंटेन, ये देखिए यूराल माउंटेन ये है। मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। यूराल माउंटेन यही है। ठीक, और इस तरह से यूराल माउंटेन है। और यहाँ पे देखिए कैस्पियन डिस्पर्सन है। ये देखिए कैस्पियन सी है इधर, ये कैस्पियन सागर भी बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर काकेशस माउंटेन भी है, ये भी सीमा बना रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे ये गया हुआ है। और इधर देखिए एशिया लिखा हुआ है, एशिया। और इधर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये यूरोप का क्षेत्र है। ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन की इधर वाला क्षेत्र जो है क्या है? यूरोप का क्षेत्र। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले पेज पर, जहाँ पर हमने कहा था कि यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यहाँ पर देखें यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी और काकेशस पर्वत। हमने आपको यूराल पर्वतमाला दिखा दिया, काकेशस पर्वत भी दिखा दिया और कैस्पियन सागर भी दिखा दिया कि किस तरह से इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यूराल नदी भी वहीं कहीं यूराल पर्वत से निकली होगी। चूँकि मैप थोड़ा सा छोटा है, आप अपने बुक में मैप वाले में आप ओपन करके देखेंगे तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। जैसे कि पहला है स्कैंडिनेवियन देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, तो स्कैंडिनेविया देशों में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। कौन कौन? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। और अगर इनमें फिनलैंड को भी हम अगर शामिल कर लें तो इसे फिनो स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। ठीक है, फिनो स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं इन देशों को संयुक्त रूप से। ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला जो है बाल्टिक देश किसे कहते हैं? एक देखिए बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के किनारे 3 देश हैं सटे हुए, एस्टोनिया, लिथुआनिया एवं लातविया। तो इनको जो है बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। आपको हम मैप में अभी दिखा दे रहे हैं।
ये देखिए, यहाँ पर देखें, ये है इस्टोनिया, ये है लातविया, ग्रीन कलर में पूरा दिया हुआ है, और ये लिथुआनिया। और यहाँ पर देखिए बाल्टिक सी, ये लिखा हुआ है बाल्टिक सी, हमने इसको हाईलाइट भी किया है ब्लू कलर से। तो देखें बाल्टिक सी के देखिए सभी किनारे पर हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो इनको क्या कहा जाता है? बाल्टिक कंट्री कहते हैं। ठीक है, बाल्टिक देश कहते हैं, सॉरी, हाँ बाल्टिक देश कहते हैं। अगला है देखें बाल्कन देश। तो बाल्कन देशों में देखिए साइबेरिया है, मोंटेनेग्रो है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मैसिडोनिया है और कोसोवो है। इसे आप याद रखें। अगला है आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन और पुर्तगाल देश स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल देश, इसे भी देख लें एक बार। ये देखें, ये जो प्रायद्वीप है, ये वाला एरिया, यहाँ पर देखिए स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है ये आइबेरिया प्रायद्वीप पर है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए आइसलैंड के उत्तरी भाग में, मैप में चलते हैं एक बार। आइसलैंड कहाँ पर है? ये देखें आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। आइसलैंड के उत्तरी भाग से आर्कटिक वृत्त स्पर्श करके, ये देखिए आर्कटिक वृत्त उत्तरी भाग में यही है, आर्कटिक वृत्त जा रहा है। ठीक है, तो आर्कटिक वृत्त स्पर्श करके गुजरती है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नॉर्वे तथा स्वीडन को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड तथा डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। फिनलैंड अगर शामिल हो जाता है तो इन देशों को फिनो स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। और डेनमार्क की बात करें, देखें यहाँ पर डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ है? ये देखिए डेनमार्क। तो डेनमार्क की प्रायद्वीप पर है, जिसे जटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। कुछ इसके वाटर बॉडीज़ को इसी समय देख लेते हैं, ताकि आगे जब हम कुछ पढ़ें नदियों के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो हमको काफ़ी आसानी महसूस हो। देखें मैप में ही देख लेते हैं। जैसे कि एक है नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो ये आइसलैंड तथा नॉर्वे के मध्य में, यहाँ तो देखिए नॉर्वे है, ये आइसलैंड, इन दोनों के मध्य में क्या है? नॉर्वेजियन सी है। और यह जो है आर्कटिक महासागर का भाग है। जो आर्कटिक ओशियन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये पूरा आर्कटिक ओशियन है, उसी का एक पार्ट है नॉर्वेजियन सी। और एक है बोथनिया की खाड़ी या गल्फ ऑफ बोथनिया। यहाँ पर देखें स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित यह खाड़ी किसका भाग है? बाल्टिक सी का भाग है, बाल्टिक सागर। यहाँ पर देखिए बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी का ही भाग है ये गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, उसके बाद फिनलैंड की खाड़ी देखिए, गल्फ ऑफ फिनलैंड। जो आपका ये फिनलैंड है, इसके जस्ट दक्षिण में यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड लिखा हुआ है। तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यानी फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक है, यानी ये फिनलैंड के दक्षिण में है और इस्टोनिया के उत्तर में। ठीक है, और इसी खाड़ी से सटा हुआ रूस का एक शहर है, वो सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग। और यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे का सबसे पश्चिमी जंक्शन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। यहाँ पर देखिए रेलवे का जो है चिन्ह भी बना हुआ है। यह देखिए रेलवे लाइन यहाँ पे हमने बनाया हुआ है पेन से, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ऐसे कटिंग हुई है। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का सबसे पश्चिमी जंक्शन है। ठीक दोस्तों,
तो वाटर बॉडीज में हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, और अब चलेंगे हम आगे, कुछ और देखेंगे जो भी इसमें फैक्ट दिए गए हैं। जैसे कि अब कह रहे हैं कि यूक्रेन में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार एवं रोटी की डलिया कहते हैं। रोटी की डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन को। विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? यूक्रेन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है। अब अगर यूक्रेन की बात आई है तो यूरोप में कहाँ पर यूक्रेन है, ज़रा उसको भी देख लें मैप में एक बार। ये देखें, आप सीधे नीचे चलें इधर, ये देखें यूक्रेन, यूक्रेन लिखा हुआ है, यानी ये जो देश है, ये जो कंट्री है, यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा सा लाल रंग में जो दिख रहा है, ये क्या है? यूक्रेन है। अब यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, उनको भी देखिए। एक तरफ तो देखिए रसिया है, इतना बड़ा रसिया है, पीले रंग से जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका बॉर्डर लग रहा है रसिया के साथ। दूसरा ये बेलारूस के साथ भी इसका सीमा लग रहा है, इधर पोलैंड के साथ लग रहा है, स्लोवाकिया के साथ लग रहा है, ठीक है, हंगरी के साथ लग रहा है, रोमानिया के साथ लग रहा है, नहीं हाँ रोमानिया के साथ यहाँ पे लग रहा है। और उसके बाद ये है मोल्डोया चाइनीसू। तो इतने देशों के साथ इसकी सीमा लग रही है। और इसके जो देखिए पश्चिम में है, इसके जो दक्षिण में है ओजोव सागर है यूक्रेन के, यूक्रेन की सीमा ओजोव सागर से भी लगती है, ठीक है। और क्रीमिया जो प्रायद्वीप इसका है उसके जो है पीछे जो है स्ट्रेट ऑफ कर्च है, और जो यहाँ पर ब्लैक सी है, ब्लैक सी और अजोव सी से यूक्रेन की सीमा लगती है। ये बात आपको ध्यान देना है। क्योंकि यूक्रेन को हम क्यों देख रहे हैं इतना ध्यान से? क्योंकि भाई ये रोटी की डलिया है, यहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक खेती की जाती है इस देश में, और रूस ने इसी के ऊपर हमला कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी देखिए कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक। तो इतनी बातें आप ध्यान रखें। अब चलते हैं फैक्ट पर। अगला है एक फैक्ट है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डागर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक विश्व प्रसिद्ध है। डागर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक। अगला है नीदरलैंड के ट्यूलिप तथा बुल्गारिया के गुलाब विश्व प्रसिद्ध है। नीदरलैंड के ट्यूलिप, ट्यूलिप आपने फ्लावर देखा है? फ्लावर, ट्यूलिप का फ्लावर, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, येलो और विभिन्न कलर के होते हैं ये, फिल्मों में आपने देखा होगा। और उसके बाद बुल्गारिया की गुलाब विश्व प्रसिद्ध है। अब नीदरलैंड और बुल्गारिया को भी एक बार हम मैप में देख ही लेते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए नीदरलैंड यहाँ पर है, नॉर्थ सी से लगा हुआ एक देश है। आप अपने मैप में देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये देखिए नीदरलैंड लिखा हुआ है ना, नीदरलैंड। देखिए इसको हम थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए ये है नीदरलैंड, ठीक। और यहाँ पर देखिए नॉर्थ सी है, ठीक है। तो नीदरलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ट्यूलिप के लिए। ट्यूलिप एक फ्लावर है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। और दूसरा हमने कहा था आपको, दूसरा एक देश है, कौन सा देश था जो गुलाब के लिए प्रसिद्ध था? गुलाब के लिए रोमानिया कि बुल्गारिया? बुल्गारिया शायद, कहाँ अभी तो पढ़ा था, हाँ बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बुल्गारिया यहाँ पर है, ये बुल्गारिया है। तो बुल्गारिया गुलाब के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिए।
थोड़ा सा सफाई कर दें। आगे चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। कह रहे हैं फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन पाए जाते हैं और विश्व के 24 टाइम जोन में से 12 टाइम जोन फ्रांस से गुजरते हैं। ठीक है भाई, ये फैक्ट याद रखें। फ्रांस को हम आपको दिखा चुके मैप में, अभी आगे आएगा फिर आप देख लीजिएगा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित रूप से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड को, जबकि इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा इसके साथ अगर उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तो उसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है। सिर्फ रूस ही नहीं, टर्की का भी 2 महाद्वीपों में विस्तार है। ठीक है, लेकिन रूस अपने मुख्य भूमि के साथ जो है दूसरे देश में है। ठीक है, लेकिन टर्की का जो दूसरा भाग है वो समुंदर से अलग हुआ है। ये इतना अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब है यूरोप की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो कुछ नदियों को भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि है एक स्प्री नदी है। तो स्प्री नदी बहुत छोटी नदी है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसके बारे में इम्पॉर्टेंट यही है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है इसी के किनारे पर है, इसलिए इसका महत्व है। और दूसरा, ये एल्बे नदी की सहायक नदी है। एल्बे नदी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एल्बे की सहायक नदी है ये आपकी। स्प्री नदी। और जब बात करेंगे एल्बे नदी की, यहाँ पे जो हम एल्बे की बात करें, एल्बे नदी की, एल्बे कहाँ से निकलती है तो बोहेमियन पर्वत से निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र है जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी की मुख्य अंतःस्थलीय जलमार्ग है। और इसकी जो सहायक नदी है, एल्बे की सहायक नदी स्प्री नदी है, और स्प्री पर जो है इसकी स्प्री के तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। एल्ब नदी के तट पर पूर्वी जर्मनी का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे हैम्बर्ग स्थित है। ठीक है, तो एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग स्थित है और स्प्री नदी के किनारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। ठीक है, और ये स्प्री जो है इसकी सहायक नदी है एल्ब। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी यूराल नदी। यूराल नदी देखिए, 2 यहाँ पर हैं देश, एक रूस और कजाकिस्तान। उद्गम स्थान है यूराल पर्वत। तो रूस में जो यूराल पर्वत है वहीं से यूराल नदी निकलती है। मुहाना कैस्पियन सागर में, तो हो सकता है कजाकिस्तान से भी बॉर्डर बनाते हुए ये जो है इसमें गिर जाती है यूराल नदी। ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है कौन? यूराल नदी। हमने पढ़ा था अभी, यूराल नदी, यूराल पर्वत, ठीक है, और कैस्पियन सी, ये सभी जो है यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। आगे बढ़िए। वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी रूस की इम्पॉर्टेंट है। उद्गम स्थान है वाल्दे पहाड़ी। देखिए वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वाल्दे पहाड़ी से। इसका मुहाना कैस्पियन सागर में, ये भी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल नदी आकर गिर जाती हैं, उनका मुहाना है। ठीक है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा नदी सबसे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विस्तुला पोलैंड। तो विस्तुला जो है किस देश में है? पोलैंड में है विस्तुला नदी। इसका देखिए मुहाना है बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में गिरती है। ये पोलैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ठीक है, और इसके तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो वारसा है। वारसा पोलैंड में है और ये जो है विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। एल्बे, जर्मनी चेक गणराज्य। एल्बे नदी, एल्ब नदी जो भी हमने आपसे कहा था
जर्मनी और चेक गणराज्य से बहती है। अच्छा, ये एल्बे दूसरी है, वो दूसरा था। मुहाना उत्तरी सागर में है। इसके मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर, जो कि एक बंदरगाह है, वो स्थित है। ठीक, आगे बढ़िए। आगे इसमें कुछ चीज़ों को देख भी आप लीजिए, जैसे ये तो पॉलिटिकल मैप है। आगे देखिए प्राकृतिक मैप हमने अगर लिया हो तो, हाँ, अभी हमने जैसे क्या पढ़ा, ये जो जर्मनी चेक गणराज्य है, ठीक है, जर्मनी चेक गणराज्य वाले में अब देखिए मैप में आप इस तरह से आप देखिएगा सारी चीज़ों को। अभी तो कहाँ गया ये, इल्म नदी इसमें मिल नहीं रहा। ठीक है, आप इसको अपने मैप में देखें तो आसानी से दिखेगा। और यहाँ पे जो चीज़ें दिख जा रही हैं आसानी से, उसको हम मेंशन कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। और भी नदियाँ, जैसे राइन नदी इम्पॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंचस्टेन, फ्रांस और नीदरलैंड में बहती है। उद्गम स्थान है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से राइन नदी निकलती है। कहाँ से? आल्प्स पर्वत से। और इसका मुहाना है उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सागर में। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर राइटरडम बंदरगाह स्थित है। कहाँ? नीदरलैंड में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यह यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग है, सबसे व्यस्त है। इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पश्चिम में फ्रांस का वार्सेज पर्वत अवस्थित है। यहाँ राइन नदी भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। देखिए, एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ फ्रांस का वार्सेज पर्वत स्थित है, और इसी में से राइन नदी भ्रंश घाटी में से होकर के बह रही है। ठीक है, तो इसको आप नीदरलैंड, तो आपने अभी देखा ये नीदरलैंड। देखिए और कौन कौन से देश हैं नीदरलैंड के अलावा? स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंचस्टेन, फ्रांस, नीदरलैंड। ठीक है, तो इनको जो है प्राकृतिक मैप में जब आप देखेंगे तब आपको जो है दिखाई देगा राइन नदी। एक बार हम दूसरे मैप में देख लें, पॉलिटिकल मैप में, ताकि नीदरलैंड यही है और यहीं से राइन नदी आकर के इसी में नॉर्थ सी में गिर जाती है। ठीक है, और बाकी जो भी देश हैं आप यहाँ पे देख लें। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा है एक सीन नदी, जो कि फ्रांस में है। उद्गम स्थान है फ्रांस के पठारी भाग से और मुहाना है इंग्लिश चैनल में। इसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, जो पूरे विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला एब्रो नदी, जो कि स्पेन की नदी है। उद्गम स्थल है कैंटेब्रियन पर्वत और मुहाना भूमध्य सागर में। टेम्स नदी है इंग्लैंड में, मुहाना उत्तरी सागर में। ये ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन तथा ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर स्थित है। तो टेम्स नदी कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड है, रीडिंग है और लंदन शहर स्थित है। ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगला है रोन नदी। रोन नदी स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में बहती है। उद्गम स्थान है जिनेवा झील। जिनेवा झील से निकलती है और बहते हुए स्विट्ज़रलैंड में बहते हुए फ्रांस पहुंचती है। तो मुहाना लियोन की खाड़ी में गिरती है और सीधे भूमध्य सागर का ये भाग है, भूमध्य सागर में पहुंच जाता है, मेडिटेरेनियन सी। इसके तट पर फ्रांस के लियोन एवं मार्सिले शहर स्थित हैं। ठीक, अगला पो नदी, बहुत ही पवित्र नदी है। इटली की गंगा कही जाती है। देखें, उद्गम स्थान का आल्प्स पर्वत से निकलती है। मुहाना एड्रियाटिक सी में। ये इटली की सबसे लंबी नदी है, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। ये लोम्बार्डी के मैदान से प्रवाहित होती है, जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक का क्षेत्र है।
ठीक। लोम्बार्डी का मैदान का निर्माण करती है, उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती है, जहाँ पर चावल बहुतायत में उगाया जाता है। अगला है टाइबर नदी, जो कि इटली में है। टाइबर नदी उद्गम स्थान माउंट फुमेओलो, मुहाना भूमध्य सागर में। इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी व इटली की राजधानी रोम स्थित है। तो इटली की राजधानी टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और वेटिकन सिटी भी इसी के किनारे स्थित है। और ये माउंट फुमेओलो से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है टाइबर नदी, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखें। और यहाँ पे देखें, ये तो इटली को हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ देखें इटली, ये देखिए ये इटली है, इटली इस तरह से, ये सब ये पूरा इटली, इटली का एरिया है, ठीक है, एक एक कलर में। ये भी इटली का भाग है, मेडिटेरेनियन सी है। और क्या दिखाऊं आपको, अब आगे सब मैप वगैरह है। आगे डेन्यूब नदी, देखिए समय काफ़ी हो गया है और हम इसी पर एंड कर रहे हैं, ठीक है, 25-26 मिनट हो गया है। और अगले नदियों के बारे में जो बची हुई नदियां हैं, लाइए देख ही लेते हैं, 4-5 मिनट है, ठीक। डेन्यूब नदी देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया से बहती है। उद्गम स्थान है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहाँ से निकलती है डेन्यूब नदी। इसका मुहाना ब्लैक सी में है। इसके तट पर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसी 4 राजधानी शहर स्थित हैं। ये विश्व के सर्वाधिक 9 देशों, कुछ स्रोतों के अनुसार माल्डोवा को मिलाकर 10 देशों से गुजरने वाली नदी है, ठीक है। उसके बाद है नीपर नदी, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, किन देशों से गुजरती है नीपर नदी? रूस, बेलारूस और यूक्रेन से। उद्गम स्थान है वल्दाई हिल्स, रसिया, मुहाना है ब्लैक सी। यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आता है निस्टर नदी। निस्टर नदी यूक्रेन और माल्डोवा में बहती है। उद्गम स्थान कहाँ से? कार्पेथियन पर्वत श्रेणी से है। यह माल्डोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी माल्डोवा व यूक्रेन के मध्य लगभग सीमा बनाती हुई ब्लैक सी में गिर जाती है, ठीक है। अगला है डान नदी। डान नदी कहाँ की है? रूस की नदी है। उद्गम स्थान है तुला ओब्लास्ट और मुहाना है ओजोव सागर में। रूस का रोस्टोव नगर इसी नदी के तट पर बसा है। तो रोस्टोव नगर कहाँ बसा हुआ है? डान नदी के किनारे, जो कि रूस का है। और ये निकलती कहाँ से है? तुला ओब्लास्ट से निकलती है और ओजोव सी में गिर जाती है, ओजोव सी में। हमने आपको मैप में दिखाया था, फिर से आपको ओजोव सागर दिखाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ जूम करो, देखो ये ब्लैक सी है और ये जो सी है ये ओजोव सागर है। यहाँ पर ये ओजोव सी है, ये ब्लैक सी है, ठीक। आपको हम दूसरे मैप में भी इसको दिखा देते हैं। ये इसको हम जूम करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे ओजोव लिखा हुआ है, ओजोव सागर, और ये ब्लैक सी है और ये चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे पास और भी है कुछ यूरोप की जल संधियाँ हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 30 मिनट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, ज़रूर पूछें। और इस मैप को आप अपने जो एटलस मैप है आप उसमें देखेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।